हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू IXMB। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा करंट अफेयर वो है 16 सितंबर 2022 का। तो जैसा कि मैं आपको याद दिलाता हूँ, डाउनलोड द PDF ऑफ दिस लेक्चर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड शाम को आप हमारे VPDR को डाउनलोड करो ताकि आपको रिविजन करने में इजी हो। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज। वो है 196 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप प्रोजेक्ट। तो ये एक्चुअली में न्यूज है क्या? तो देखो, 196 critical infrastructure gap project pertaining to port connectivity, movement of coal, steel and food product, किसके? एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये जो 196 क्रिटिकल गैप प्रोजेक्ट है, इनको ढूंढा ढूंढा गया फॉर पीएम गति शक्ति। ठीक है, पीएम गति शक्ति से इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। अभी पीएम गति शक्ति क्या है? जैसे कि पता है, पीएम गति शक्ति कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है टू रिड्यूस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सिंपल से अगर मैं बात आपको समझाऊं, मान के चलो यहाँ पे आपका घर है, आपके घर के सामने से एक रोड गया है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये रोड नया बना है। ठीक है, दिस इज ए न्यू रोड। अभी कुछ दिन बाद आप देख रहे हो कि BSNL वाले इस रोड का यहाँ पे खोद के ये अपना ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दिए हैं। ठीक है, तो 2 दिन बाद जल शक्ति मिशन वाले आए और फिर ये दो जगह से खोद दिए उन्होंने, खोद के उन्होंने वाटर पाइप बिछाया। ठीक है, फिर आप तीसरे दिन देख रहे हो यहाँ पे कोई है ना, एक होल बनाया गया, उस पे कुछ काम चल रहा है। तो मतलब ये 6 महीने में ये रोड पुराना हो जाएगा, क्योंकि इस रोड पे इतना सारा काम हुआ है। 6 महीने में रोड पुराना हो जाएगा। तो मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल एग्जाम्पल पे समझाता हूँ कि पीएम गति शक्ति के बाद क्या होगा। तो पीएम गति शक्ति ना एक एक डिजिटल ये है, इनिशिएटिव है, जिसमें सारे प्रोजेक्ट्स को एक जगह पे लाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो, ये रोड बनाने वाला डिपार्टमेंट PWD है, इसको बिछाने वाला BSNL है, इसको बिछाने वाले है ना डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर से आते हैं। मतलब सब अलग अलग लोग हैं। इनको एक दूसरे को पता ही नहीं कि क्या काम चल रहा है। मतलब इन BSNL को पता है कि मुझे वायर बिछाना है, जल जीवन मिशन वालों को पता है कि हमको पानी का लाइन बिछाना है, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि आज से ठीक 6 महीने पहले यहाँ पे रोड बना, नया रोड है, इसको नहीं खोदना है। तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो पीएम गति शक्ति बेसिकली क्या करेगा, हर प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करेगा। जिसको पहले करना है उसको पहले किया जाएगा, जिसको बाद में करना है उसको बाद में किया जाएगा, ताकि सबसे बेस्ट क्या हो, कॉस्ट रिड्यूस्ड हो और जो डिलीवरी ऑफ सर्विस हो वो लंबा चले। मतलब आप यहाँ पे देखो, 6 महीने बाद ये रोड, आपके घर के सामने का रोड हो गया पुराना, लेकिन पीएम गति शक्ति के बाद नहीं होगा। तो इस चीज को सबसे पहले जो है ना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई किया जा रहा है। किस पे? पोर्ट कनेक्टिविटी, मूवमेंट ऑफ कोल, स्टील, फूड प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, ये सारे पे यूज किया जा रहा है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है ई बाल निदान। तो ई बाल निदान क्या है? तो देखो, ई बाल निदान समझने से पहले इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। ठीक है, ई बाल निदान 2015 में लॉन्च हुआ है। ये नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, ठीक है, मतलब बच्चों से रिलेटेड जो प्रोटेक्शन या उनके साथ जो गलत होता है, ये सारे चीज को एड्रेस करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। तो इसी पोर्टल को अभी रिवैम्प किया गया है फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस अगेंस्ट वायलेशन। तो इसमें ना कुछ नए फीचर्स को इंक्लूड किया गया है। नया फीचर्स इन द सेंस क्या है? पहले क्या होता था, मतलब कंप्लेन करने के बाद जैसे हम फ्लिपकार्ट अमेजोन में सब चीज ट्रैक कर सकते हैं, है ना, तो ऐसा कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं था। उसके बाद अगर दो डिपार्टमेंट ज्वाइन होके उस पर कुछ इनिशिएटिव कर रहे हैं तो सेकेंड वाले डिपार्टमेंट को कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं था। तो अभी ये सारा फीचर को इंक्लूड किया गया। ठीक है, सम ऑफ द न्यू फीचर इंक्लूड bifurcation of complaints based on the nature of complaint to subject matter like juvenile justice, POSCO, लेबर एजुकेशन। मतलब अभी अलग अलग कैटेगरी बना है, अलग अलग कैटेगरी में लोग कंप्लेंट डाल सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, तो पहले बाहर से समझ में आता ही नहीं था कि कौन सा कंप्लेंट किससे रिलेटेड है, लेकिन अभी ये चीज समझ में आएगा तो वैसे एक्सपर्ट को भेजा जाएगा। इंटरनल मॉनिटरिंग एंड ट्रांसफर ऑफ कंप्लेंट इनटू कमीशन, ट्रैकिंग ऑफ कंप्लेंट एट वेरी अर्ली स्टेज इन मोर मैकेनाइज्ड एंड टाइम बाउंड मैनर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि ये ई बाल निदान में क्या नया फीचर्स इंक्लूड किया गया है।
आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। क्या ये जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ने इशू किया है। अब ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है तुम्हारा सेकेंड हैंड कार से। मतलब अगर हम इंडिया में सेकेंड हैंड कार का मार्केट देखें तो ये मार्केट भी बहुत बड़ा है। तो नए कार का मार्केट तो ऑब्वियसली बड़ा है ही। ठीक है, मतलब एक सिंगल मैन्युफैक्चरर का ले ले मारुति सुजुकी, तो वो अपने ब्रांड के एक ही कार को 30-30 हजार यूनिट सेल कर देता है ना। इंडिया में 50 से 60 हजार कार्स पर मंथ बिकते हैं फ्रॉम ऑल डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम ऑल डिफरेंट मॉडल्स। इसके बाहर भी जो प्री ओन्ड कार, मतलब जो सेकेंड हैंड कार मार्केट है, ये भी बहुत बड़ा है। नाउ ड्यू टू दी ऑनलाइन मोड मतलब क्या है? एक तो OLX हो गया, दूसरा Cars24 हो गया, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऐप है जिसके थ्रू कार आज के दिन में ऑनलाइन बिक जाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है ना, जब कार बिक मतलब जब बिक रहे होते हैं, तब ट्रांसफर का डिस्प्यूट इन रिगार्ड्स टू थर्ड पार्टी डैमेज लाइबिलिटी, डिफिकल्टी इन डिटर्मिनेशन ऑफ डिफॉल्टर। मतलब मान के चलो कार को कहीं एक्सीडेंट हुआ तो किस पे ब्लेम डाले, मतलब ब्लेम इन द सेंस नहीं, किसको जिम्मेदार ठहराए। मतलब कार के ओनर को जिन्होंने कार ऑलरेडी बेच दिया, या जिनको बेचा उनको, या जो चला रहे थे या जो खरीद रहे हैं उनको। सो ये एक कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन इसलिए था क्योंकि इसका एक सेट कोई रूल्स नहीं था। तो अब वो रूल्स सामने आ गया है। ये है 7 प्रोविजंस, ये सॉरी 5 प्रोविजंस जो नए लागू होंगे। ठीक है, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है द पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीलर इन पोजेशन ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल हैव बीन क्लैरिफाइड। तो अब के दिन में क्या है, एक डीलर ही रेस्पॉन्सिबल होगा जब तक कि ना ये नए ओनर को ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है आसाम हिस्टोरिक एग्रीमेंट विद 8 आदिवासी ग्रुप। तो जैसा कि आपको पता है, आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे बहुत सालों से मिलिटेंसी चला आ रहा है, राइट। बिकॉज मिलिटेंसी इसलिए है, एक एक ब्रॉड टर्म्स में मैं आपको बताऊं, क्योंकि वहां बेसिकली टी गार्डनिंग बहुत होता है, राइट। एंड कुछ जगह गवर्नमेंट कंट्रोल में है, लेकिन जो मिलिटेंसी मतलब जिन्होंने हथियार उठा रखा है वो गवर्नमेंट के पॉलिसीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो ये जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कई बार होता है। तो ये अभी लेटेस्ट में ये है यूनियन होम मिनिस्टर के सामने गवर्नमेंट ऑफ आसाम और ये 8 आदिवासी ग्रुप, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया कि वो हथियार डाल रहे हैं टू एंड डीकेड ओल्ड क्राइसिस ऑफ आदिवासी एंड टी गार्डन वर्कर्स इन आसाम। तो इनको बहुत सारा बेनिफिट भी दिया जाएगा। एक डेवलपमेंट पैकेज दिया जाएगा 1,000 करोड़ का, जिसमें 500 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 500 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ आसाम देगी, ताकि ये जो लोग हथियार डाले हैं मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में आए और इनका भला हो। ठीक है, इनका रीसेटलमेंट हो, रिहैबिलिटेशन हो, तो ये सारे मेजर्स इनको फॉर द वेलफेयर ऑफ टी गार्डन वर्कर्स। ठीक है, तो अब इससे जुड़ा हुआ कुछ चीज देखते हैं। तो मैं जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्रीमेंट हुए हैं। तो देखो, 2019 में भी एक एग्रीमेंट हुआ है जहाँ पे 88 कैडेट्स ने सरेंडर किया विद 44 वेपन। 2020 में भी हुआ to resolve 23 old Buregs refugee crisis with more than 37,000 internally displaced people are being settled in Tripura। 2020 में भी हुआ है, 2021 में भी हुआ है, और 2022 के 29 मार्च में भी हुआ है। एंड ये छठवा है जो आप अभी लास्ट वाले स्लाइड पे देखे हो। ठीक है, तो अगर हम कंपैरेटिव डेटा देखें 2006 टू 14, ठीक है, इसमें 8,700 इंसिडेंट्स हुए हैं, और 2014 से लेकर 2022 तक इंसिडेंट्स सिर्फ, मतलब 8-8 साल का, ठीक है, इंसिडेंट सिर्फ 3,195, मतलब 63% रिडक्शन। तो आप देख रहे हो कि ये जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं ये बेनिफिशियल है। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है आरबीआई का एक नोटिफिकेशन। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले मॉनेटरी पॉलिसी वाले न्यूज पे देखा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बीपीबीएस है, भारत बिल पेमेंट सर्विस, इसको एनआरआई लोगों के लिए खोल दिया है। मतलब जो एनआरआई अमेरिका में बैठा हुआ है, डॉलर में कमा रहा है, उनके जो एक्सटेंडेड फैमिली इंडिया में है, अभी वो उनके लिए बहुत सारा काम यूएस में बैठ के ही कर पाएंगे यूजिंग दिस भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो ये पूरा कैसे काम करेगा इसको हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे, जो हम 1-2 दिन में ही हमारे यूट्यूब चैनल पे रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सो डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट दिस अर्लियर।
सो दैट यू नो दैट मोटिवेट्स अस, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। जीडीपी रेट कट बाय फिच एंड इंडिया रेटिंग। तो देखो, ये ऊपर का जितना न्यूज है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मतलब गवर्नमेंट ने अपने टारगेट को मिस किया है। 15% के आसपास का जीडीपी ग्रोथ का टारगेट था, लेकिन हमने Q1 में सिर्फ 13.5 ग्रो किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने लोगों ने अपना प्रोजेक्शन दिया था साल भर का, वो प्रोजेक्शन अभी कट करेंगे। एसबीआई ने कट किया 7.5 से 6.8, गोल्डमैन सच ने भी किया, सिटी ग्रुप ने किया, मूडीज ने किया। तो आज के दिन में लेटेस्ट ने कौन किया? फिच रेटिंग्स ने किया है। 7.8 से 7 उन्होंने बोला है, और फिच रेटिंग इंडिया रेटिंग्स ने 7 से 6.9 उन्होंने बोला है। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट। तो देखो, ये एस एज ए इंफॉर्मेशन है, मतलब ये अभी तक सिर्फ डिस्कशन में ही है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। स्टेट बैंक ने बोला है कि वी आर विलिंग टू वर्क विद रशियन बैंक फॉर नॉट फेसिंग हु आर नॉट फेसिंग सैंक्शन। ऑब्वियस सी बात है, वहां पे वो अपना अकाउंट खोलेंगे और रुपी में और रूबल में ट्रेड करेंगे। ठीक है, मतलब मान के चलो, जो रशिया से हम इंपोर्ट करते हैं सामान, उसमें हमको पेमेंट करना होगा, तो ये बैंक अकाउंट यूज होगा रूबल में पेमेंट करने के लिए। और रशिया हमसे जो सामान खरीदता होगा, ये बैंक अकाउंट में वो डिपॉजिट करेगा अपने एक्सपोर्ट का बिल पे करने के लिए, सॉरी सॉरी, अपने इंपोर्ट का बिल पे करने के लिए फ्रॉम इंडिया। राइट, तो ये रुपी अकाउंट होगा। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। एंड ऐसा एसबीआई ने क्यों कहा है? बिकॉज जुलाई के मंथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ किया था, इंक्लूडिंग एसबीआई, टू ओपन दी स्पेशल rupee Vostro account to promote invoicing in Indian rupees subject to certain safeguards। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है इथीरियम अपग्रेड्स टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपको याद सिर्फ इसको रखना है, मर्ज, और कुछ नहीं। देखो, इथीरियम एक बिटकॉइन है। ठीक है, इथीरियम एक बिटकॉइन है। तो इथीरियम काम कैसे करता था? इथीरियम को लोग माइनिंग करते थे। राइट, वो माइनिंग कैसे करते थे? यूजुअली वो हाई एंड कंप्यूटर से होता था, एंड जिसपे हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड लगा हो। ठीक है, तो ग्राफिक कार्ड्स के कुछ बहुत हाई एंड मॉडल, जो मतलब 1-1 लाख रुपए का इंडिया में बिकता था, अभी भी बिकता है। तो वो सारे मॉडल्स को अपने कंप्यूटर में लोग लगा लेते थे, लगा के इथीरियम को माइन करते थे। तो इससे क्या होता था ना, मतलब अब माइनिंग होता था, उससे इथेरियम बनता था, मतलब उससे उस इथेरियम को वो इस वाले बिटकॉइन मार्केट में बेच के पैसा कमाते थे डॉलर में। तो कहीं ना कहीं उनको फायदा होता था, राइट, अच्छा खासा फायदा होता था। तो क्या करते थे, मतलब बहुत सारा, जिन लोगों को ये अच्छा लगता था, तो वो लोग एक नहीं, 8-8, 10-10, है ना, 50-50 सिस्टम लगा लगा लेते थे। वो बहुत कॉस्टली सिस्टम होता था, लेकिन कॉस्ट से बाहर भी एक चीज क्या है कि इस सब को चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती थी। मतलब जो एमिशन होता था बहुत हाई होता था। ठीक है, तो अभी इथीरियम्स कार्बन कंजम्पशन विल डिक्लाइन बाय एस्टिमेटेड 99%। तो अभी इथीरियम ऐसा क्या हो गया जो 99% कम हो गया? तो देखो, इसका जो फ्रेमवर्क है, ये पहले माइनिंग हर सिस्टम से होता था यूजिंग ग्राफिक्स कार्ड एंड हाई एंड प्रोसेसर्स, उसको खत्म कर दिया है। Ethereum has completed a key revamp of its blockchain network, marking the crypto's world most ambitious software upgrade today। ठीक है, मतलब ये देखा जा रहा है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो टेक्नोलॉजी अपग्रेड इन द रिसेंट टाइम्स, मतलब अब तक। तो इसको नाम दिया गया है मर्ज। अभी ये नया क्या हुआ है, इसका एक्चुअल फ्रेमवर्क अभी भी बाहर प्रॉपरली नहीं आया है। एज एंड व्हेन इट कम्स, यू नो, वी विल गेट बैक टू यू। बट अभी आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कि मर्ज है, एंड विद द हेल्प ऑफ मर्ज the carbon consumption will decline by estimated 99%। and reason is simple, because ये जो फ्रेमवर्क था, जहाँ पे लोग अपना लैपटॉप से तो नहीं होता था, डेस्कटॉप से होता था, है ना, उस रूम पे एसी भी लगाना पड़ता था, मतलब सिस्टम इतना गर्म हो जाता है। तो ये जो ग्राफिक्स कार्ड 24 घंटा काम करते थे, है ना, अभी इनका कोई यूज नहीं है आफ्टर वंस दिस इज लाइव। ठीक है, तो कार्बन एमिशन जो है वो तो खत्म हो जाएगा। सो ये था न्यूज। अब चलते हैं कुछ अलग इंपॉर्टेंट न्यूज पे। जो केरला गवर्नमेंट है, उन्होंने अभी रिसेंटली एंटी रेबीज वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया है फ्रॉम September 20। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि जो कर्नाटका के सीएम है, उन्होंने, सॉरी, तमिलनाडु के सीएम है, उन्होंने एक ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च किया है। ठीक है, और उस पे वो रवा खिचड़ी, रवा केसरी एंड ये सारा चीज वो देंगे।
राइट। तो ये कौन सा स्टेट है? ये है तमिलनाडु, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं कुछ न्यूज़ पे स्पोर्ट्स रिलेटेड। वो ये है कि रॉजर फेडरर, राइट, इन्होंने कल के दिन में ऐलान किया है कि ये रिटायर हो जा रहे हैं। कुछ दिन पहले किसने रिटायर किया था, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, राइट। तो इनके, अगर हम रॉजर फेडरर की लिस्ट को देखें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने 2004, 6, 7, 10, 17 और 18 में जीते। फ्रेंच ओपन 2009। अगर हम विंबलडन की बात करें तो वो 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 और 2017 में उन्होंने विंबलडन जीता। अगर हम यूएस ओपन की बात करें तो 4, 5, 6, 7, 8 में उन्होंने जीता। ग्रैंड स्लैम मास्टर वो 28 बार रह चुके हैं। एटीपी फाइनल्स में वो 6 बार जा चुके हैं। ठीक है। ओलंपिक गोल्ड मेडल डबल्स 2008 में उन्होंने एक बार जीता। डेविस कप 2014 उन्होंने एक बार जीता। सो वेरी लॉन्ग करियर, वेरी डेकोरेटेड करियर, बहुत ही अच्छे प्लेयर रॉजर फेडरर हु इज रिटायर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेनिस। ठीक है। उसके बाद जो 15 साल के प्रणव आनंद है इंडिया के, ही हैज बिकम द 76th ग्रैंड मास्टर, राइट। सो दिस इज वेरी one of the very good moment for India, where a 15-year child, हम इसको child ही बोलेंगे, 15 years, so has become the grand master. So with this, let's move to few one-liners. थाल सैनिक कैंप। तो ये जो थाल सैनिक कैंप है, ये एनसीसी का कैंप है जिसको दिल्ली कैंप में करवाया जा रहा है। उसके बाद रामकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यूनियन जो एजुकेशन मिनिस्टर एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर है, धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इसको लॉन्च किया है फॉर द क्लासेस 1 to 5। तो देखो ये सब एनईपी से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने ये भी बोला कि इसको बाल वाटिका, मतलब जो जो एकदम प्री प्राइमरी ग्रुप आज के दिन में है, उनको बाल वाटिका नाम दिया जाएगा एनईपी 2020 वाले रिजीम में। सो उस पे भी कैसे इनकलकेट किया जाए, उन्होंने ये भी बोला है। देन 25th एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट, तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ था मुंबई में। ठीक है। अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन एसोसिएशन विद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। तो ये भी आपको ध्यान देना है। एंड इसका थीम क्या है? रिफाइनिंग इन दी न्यू एनर्जी एरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज पे वो है अगान 2020, ए 3 day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अगान 2020। इसका फुल फॉर्म देख लो, ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन एफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। ये सेकेंड एडिशन है, टाइटल्ड मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग, began on 14 September 22। तो देखो ये अगान 2020 बेसिकली COP 26 में जो कमिटमेंट इंडिया ने किया है उसको फॉलो करता हुआ एक कॉन्फ्रेंस है, जहां पे बेस्ट प्रैक्टिस है ना, एंड कैसे इसको अचीव किया जाए, ये सारा चीज डिस्कस होगा। देन जो हमारा नितिन गडकरी है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, वो मिनिस्टर ने 7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट वर्थ ₹1128 करोड़ इन्होंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर के शहर में इनोग्रेट किया है। Right. With this, unfold your potential with IXMB. Let's meet tomorrow morning. But before I say goodbye, let me remind you that Big B Days चल रहा है, where we are offering 57% discount in all the online courses. So do take the benefit of this huge discount. And with this, prepare 50% faster with IXMB.